हेलो एवरीवन, वेलकम टू थिंक ISPCS। तो आज की वीडियो में हम सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे आपके यूपीएससी 2026 के लिए। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। आप चाहें तो इन करंट अफेयर्स का यूज़ स्टेट पीसीएस में या फिर एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम में कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स पे आप स्टार लगे देख रहे होंगे, दैट मीन्स ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। बाकी में वे फॉरवर्ड, कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक्स आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से करंट अफेयर्स को पढ़ना। डेमो लेक्चर में मैं आपको पॉलिटी के करंट अफेयर्स ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ, बट यहाँ पे एट अ ग्लांस हम करंट अफेयर्स पॉलिटी के जरूर देखेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज criminalization of politics. According to a report published by ADR, इंडिया में 47% of ministers including union और state cabinets ये क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं, जिसमें से 27% सीरियस चार्जेस हैं। ठीक, अब पॉलिटिको क्रिमिनल नेक्सस क्या होता है? जो क्रिमिनल्स की लेजिटिमेसी होती है, पॉलिटिशियंस उनसे मनी मसल गेन करते हैं, ये चीज़ वोहरा कमेटी 1993 में बोलती है। ठीक है, वोहरा कमेटी 1993 में आई थी। ये आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। विनेबल कैंडिडेट्स, भाई देखो आप यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू ADR 15.3% ऑफ कैंडिडेट्स जीत जाते हैं। ठीक है, जो चार्ज्ड कैंडिडेट्स होते हैं, जिन पे क्रिमिनल केसेस चार्ज्ड होते हैं, वर्सेस 4.4 क्लीन, जो जिन पे कोई भी क्रिमिनल केसेस चार्ज नहीं है। देन हाई कॉस्ट एंड फंडिंग, भाई ब्लैक मनी, आप माफिया वगैरह से जिनका रिलेशन होता है उनको फंडिंग वगैरह ज़्यादा मिल जाती है। जस्टिस स्लो, कन्विक्शन रेट स्लो है। इसके बाद वाला एक और टॉपिक है, दैट इज जुडिशियल पेंडेंसी। इसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो इंडिया की जुडिशरी है उस पर कितना ज़्यादा बर्डन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्विक्शन रेट है दैट इज वेरी स्लो। 55% राइज है MPs विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स 2009 से लेकर के। ठीक, देन अभी रिसेंट में अगर आपने देखा हो, करंट अफेयर्स पढ़े हो, तो 130 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है उसे प्रपोज करा गया था। इसमें ये बात बोली गई थी कि जो मिनिस्टर्स हैं, अगर उन्हें 30 डेज या फिर उससे ज़्यादा के लिए डिटेन करा जाता है, क्रिमिनल या फिर पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है, तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। 5 years और मोर। ठीक है, टाइमलाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 5 years और मोर। अगर आपने यूपीपीसीएस के लिए आई दृष्टि मैगजीन, मैंने खुद पढ़ाई थी, वो पढ़ी है, तो वहाँ पे मैंने एक बात बताई थी आपको कि परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन का क्लॉज कहीं पे नहीं है। ठीक है, परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन की बात कहीं पे भी यहाँ नहीं आती है। अब इम्पैक्ट क्या होता है ना, जब पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन हो जाता है तो क्रेडिबिलिटी लॉस होने लगती है। लोगों का डेमोक्रेसी में, पब्लिक का जो फेथ होता है डेमोक्रेसी में, वो खत्म होने लगता है। लॉ ब्रेकर्स जो होते हैं वो एज लॉ मेकर्स बन जाते हैं। अब कोई क्रिमिनल है तो वो क्रिमिनल क्यों बना? क्योंकि उसने कोई लॉ ब्रेक करा। लॉ ब्रेक करने के बाद वो लॉ मेकर्स बन जाते हैं। अनफेयर इलेक्टोरल प्रोसेसेस, ये तो बहुत ही कॉमन प्रोसेस है। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव कर रही है कि करप्शन ना हो, उस पर ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। देन कुछ यहाँ पे केसेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR। इसमें बोला गया है कि जो कैंडिडेट्स हैं अपने जो क्रिमिनल चार्जेस हैं, जो कन्विक्शंस हैं, उनको डिस्क्लोज करें। अब लिली थॉमस केस हो, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ADR हो, ये तीनों ही केसेस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं। आप इनका ईयर एक बार देख लेना, कई बार ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि क्रोनोलॉजी में सेट करने के लिए, और ये इस टॉपिक से रिलेटेड है। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? भाई इन पर पेनल्टीज लगाओ, डेडिकेट करो कुछ इलेक्शन बेंचेस, रिव्यू करो जो सेक्शन 11 है RPA का, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी लाओ, तभी तो करप्शन नहीं होगा। अब ये पॉइंट आपके मेंस से इंटरलिंक्ड है, मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जुडिशरी पे हमारी बहुत ज़्यादा बर्डन है। सुप्रीम कोर्ट ले लो, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब में बहुत ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं। सुप्रीम कोर्ट में 88,417 केसेस पेंडिंग हैं, तभी तो कन्विक्शन रेट इतना कम है, क्योंकि तारीख पे तारीख पड़ती रहती है एंड कन्विक्ट हो ही नहीं पाते हैं। तो 88,000 ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखने को मिला है। एंड हाई कोर्ट्स में आप देखिए 63 लाख केसेस पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 4.6 करोड़ केसेस पेंडिंग है। क्यों ऐसा है? इसलिए क्योंकि लो जज पॉपुलेशन रेशियो है। भाई जजेस इतने हैं ही नहीं पॉपुलेशन के हिसाब से। 120th लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से 50 जजेस होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन पे, पर ये तो हाफ से भी कम है, देयर आर ओनली 21 जजेस। ठीक है, अंडर यूज जो ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जैसे कि ग्राम न्यायालय हैं, ये इनफेक्टिव है।
आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर लेना चीज़ों को, तो ये सब होता है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर यही सब चीज़ें बाहर सेटअप हो जाए, बाहर कुछ अगर गाँव का डिस्प्यूट है, कुछ नॉर्मल डिस्प्यूट है जिन्हें कोर्ट में बिना जाए सही करा जा सकता है, तो कोर्ट पे थोड़ा बर्डन कम हो जाएगा। डिले होते रहते हैं, अपील होती रहती हैं, एडजर्नमेंट होते रहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, स्टाफ लिमिटेड है, इम्यूनिटीज़ बहुत कम है, टेक्नोलॉजी भी आप कोर्ट्स में देख लीजिए तो इतनी ज़्यादा नहीं है, स्पेशली इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। ठीक है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, जुडिशरी सिर्फ और सिर्फ, आप बताइए अगर हम बजट की बात करते हैं तो डिफेंस में हम बजट एलोकेट करते हैं, बट जुडिशरी में सिर्फ और सिर्फ जीडीपी का 0.1% बजट को ही एलोकेट करा जाता है। ठीक है, बहुत सारी और भी चीज़ें, बट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, सोशल इम्पैक्ट, अंडर ट्रायल्स हैं, 76% ऑफ द प्रिजनर्स जो है वो प्रिजन में तो हैं बट दे आर अंडर ट्रायल्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है भाई, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है, एक हियरिंग की भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। लोगों का ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे जुडिशरी में। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स को एक बार देख लेते हैं कि केस पेंडेंसी को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव ले रही है। सबसे पहले तो नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर जुडिशरी। जुडिशरी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छा होना चाहिए। ई कोर्ट्स की मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है वो कोर्ट्स चलें। कमर्शियल कोर्ट्स को बनाया जाए कि जो कमर्शियल मैटर्स को हैंडल करे, कमर्शियल डिस्प्यूट्स को हैंडल करे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो हीनियस क्राइम्स है जैसे कि पॉस्को कोर्ट्स को अलग से इस्टेब्लिश करा जाए। एडीआर मैकेनिज्म जैसे कि लोक अदालत, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से यूज़ करा जाए कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जा सके। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है भाई, NJIA इस्टेब्लिश करो, एक नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अथॉरिटी जो कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे, AI वगैरह का यूज़ करें। एडहॉक जजेस को यहाँ पे सेटल कराओ। ठीक है, रिटायर्ड जजेस हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनको यहाँ पे लेकर के आइए ताकि जजेस का जो रेशियो है वो अच्छा हो सके। टारगेट बनाओ, एक टारगेट सेट करो, जैसे आप भी टारगेट सेट करते हो कि आपको 2026 में UPSC में पेपर देने जाना है, प्रीलिम्स देना है आपको, तो आप पढ़ाई कर रहे हो, इस तरीके से टारगेट होना चाहिए, उसका रिव्यू होना चाहिए। आप टेस्ट देते हो, अपना पढ़ा हुआ रिव्यू करते हो। कंट्रोल एडजर्नमेंट्स, भाई टेक्निकल डिलेज वगैरह की वजह से अगर कोई चीज़ देरी हो रही है तो उसको अच्छा करो। लिटिगेशन वगैरह लेकर के आओ, प्रमोट करो ADR को, दैट्स इट। नेशनल मेडिकल कमीशन, भाई इनको 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। जो हमारी नेशनल मेडिकल कमीशन है दैट हैज़ कंप्लीटेड 5 years। भाई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, आप 3-4 तरह की बॉडी पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी बॉडी। जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है मतलब उसकी लीगल बैकिंग होती है, उसे किसी एक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो भाई नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट ऑफ 2019 जो इफेक्टिव में कब आया था, 2020 में आया था। किसको रिप्लेस करा था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को रिप्लेस करके आया था। दैट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। नेशनल मेडिकल कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इसमें चेयरपर्सन होता है, 10 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं, 22 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एक बार ये देख लेना, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सारे के सारे जो भी लोग होते हैं, जो मेंबर्स हैं इसके, जो चेयरपर्सन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसे अपॉइंट करती हैं। दैट्स इट। फंक्शन क्या है भाई, पॉलिसी वगैरह, स्टैंडर्ड्स वगैरह बनाती हैं ये हेल्थ केयर को लेकर के, रिसोर्सेज वगैरह को लेकर के। स्मूथ फंक्शनिंग जो बोर्ड की है, काउंसिल की, उसको मॉनिटर करते हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट है। ठीक है, दैट्स इट। इश्यूज है इसमें, गवर्नेंस का गैप आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। फी रेगुलेशन, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल फी फॉर ओनली 50% प्राइवेट सीट, सिर्फ और सिर्फ 50% प्राइवेट सीट्स की जो फीस है ये रेगुलेट करते हैं। एथिक्स ओवरसाइट है भाई, मिसकंडक्ट हो रहा है जुडिशियल इनपुट एंड टाइमलाइंस का, ठीक, मिसकंडक्ट हो रहा है, बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना है। नेशनल मेडिकल रजिस्टर, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस इसका बहुत स्लो है। ठीक है, अनक्वालिफाइड जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से जो है ये तो अच्छा नहीं है हमारी सोसाइटी के लिए कि अनक्वालिफाइड जो लोग हैं, जो क्वालिफाइड भी नहीं है एज बीइंग डॉक्टर्स, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंक्लूजन यही है कि भाई मॉडर्नाइज मेडिकल गवर्नेंस होनी चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, एथिकल ओवरसाइट, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, अब देखते हैं न्यूज़ इन शॉर्ट। जो फ्रांस है वहाँ पे पॉलिटिकल टर्मोइल आ गया था। अब यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज़ बता रखी हैं कि इंडिया और फ्रांस में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक, इंस्टेबिलिटी हो गई थी फ्रांस में, बस आपको इतना याद रखना है। सिमिलैरिटीज़ क्या क्या है, दोनों में ही रिपब्लिकन डेमोक्रेसीज हैं, इलेक्टेड हेड होते हैं स्टेट के, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। ठीक है, जो हमारे आप प्रियम्बल में देखते हो ना, लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी का जो आइडिया है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का, वो हमने फ्रांस के ही कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। ठीक है, अब देख कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने रैंसैक करके अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि हमने USA से, UK से,
जापान से क्या क्या चीज़ें बोरो करी है, तो उसमें से फ्रांस से भी हमने रिपब्लिक का और लिबर्टी का आइडिया जो है वो बोरो करा है। अब कुछ टेबल्स, एक टेबल दी गई है यहाँ पे, सिमिलैरिटीज़ बता रहे हैं, ठीक है, कि भाई इंडिया मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ भी आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे इंडिया और फ्रांस में। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है, बट यहाँ पे आपको फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ड्यूअल एग्जीक्यूटिव जो है देखने को मिलते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर। इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, तो इंडिया में आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, हम लोग वोट देने नहीं जाते हैं प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, सीक्रेट बैलेट से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। फ्रांस में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज से, कि आपने एक एज अटेन कर लिए, नाउ यू आर एलिजिबल, कि आप प्रेसिडेंट के लिए वोट डाल सकते हैं, कंसिडर ABC, ये प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर को चूज कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो भाई इंडिया में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लोकसभा से इलेक्ट होता है, प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड बाय लोकसभा, बट हम डायरेक्टली जा करके प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए वोट नहीं करते हैं, ही और शी इज इलेक्टेड बाय लोकसभा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो सरकार गिर जाती है। बट प्राइम मिनिस्टर हेयर इन द फ्रांस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट नहीं होता है, इलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड है, ठीक है, बट यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट मस्ट हैव असेंबली कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस वाली बात यहाँ पे दोनों जगह पे सेम है। इंडिया में आपको क्वासी फेडरल देखने को मिलता है, कुछ फीचर्स आपको यूनिटरी के, कुछ यूनियन के, कुछ फीचर्स आपको फेडरलिज्म के यहाँ पे देखने को मिलता है। बट व्हाट इज इन फ्रांस, यहाँ पे आपको यूनिटरी फीचर्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के पास ज्यादा पावर मिलेगी एज कम्पेयर टू द लोकल अथॉरिटीज। सेक्युलरिज्म का क्या अप्रोच है भाई, अपने यहाँ पे इंडिया में पॉजिटिव अप्रोच है, स्टेट के सामने सारे ये धर्म समान होते हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, XYZ। फ्रेंच में क्या है, फ्रांस में क्या है, यहाँ पे क्या होता है कि जो रिलीजन होता है और जो स्टेट होता है उसमें क्लियर सेपरेशन होता है, ठीक है, क्लियर सेपरेशन होता है, दैट्स इट। हमारे यहाँ पॉजिटिव है, अब आपको नेगेटिव सेक्युलरिज्म, नेगेटिव अप्रोच ऑफ सेक्युलरिज्म देखने को मिलता है। विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन, एक ही चीज़ है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये गवर्नमेंट अप्रोच है, एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच है जो कि डिजिटल, अजाइल और डेटा ड्रिवन सिविल सर्विसेज को बनाने के लिए ये डिक्लेरेशन को हमने अडॉप्ट करा है, ठीक है। कब करा, 28th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस थी, विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन में हमने अडॉप्ट करा, क्या करने के लिए, डेटा ड्रिवन सिविल सर्विसेज। लास्ट में आपको यहाँ पे कुछ MCQs भी मैं बताऊंगी, ठीक है, उसमें भी ये सारे ही टॉपिक्स हैं, चाहे आप यहाँ से पढ़ लो, चाहे आप लास्ट में रिवाइज कर लो, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमोट करेगा इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ठीक है। मल्टीलिंगुअल, रियल टाइम, एथिकल सिटीजन, जो सिटीजन सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करेगा, जैसे कि भाषिनी, DG यात्रा। अब कुछ सक्सेसफुल मॉडल्स हैं, सक्सेसफुल जैसे कि संपदा मध्य प्रदेश का, एकता बेंगलुरु का, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का, दैट इज इट। ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ उतना पढ़ना है। एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करेगा, इंप्लीमेंट करेगा, नेशनल एग्री स्टॉक फॉर बेटर क्रेडिट एडवाइजरीज एंड मार्केट्स के लिए। अब ये एक बॉक्स में जो चीज़ दी गई है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जब मैं भी पढ़ाती हूँ तो भी मैं कुछ बॉक्स बना देती हूँ, एंड आई नेम इट ज्ञान का पिटारा, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे भी इन्होंने बॉक्स बनाया और बताया है, वर्ल्ड्स फर्स्ट AI मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय अल्बेनिया। अल्बेनिया ने दुनिया का पहला AI मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया है, जिसका नाम है डेला। क्या नाम है, डेला। ये दुनिया का पहला AI मिनिस्टर है जिसे अपॉइंट करा है किसने, अल्बेनिया ने। इंपॉर्टेंट। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर। अब आपको एक बात मैं बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप PYQs देख लो, UPSC के देख लो, UPPCS के देख लो, उसने ऑर्डर से बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन अगर कोई बिल इंप्लीमेंट करा गया है तो बिल से क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं उसका फोकस रहता है किसी एक्ट पे। अगर कोई एक्ट न्यूज में है तो एक्ट से क्वेश्चन वो डेफिनेटली चांसेस होते हैं कि पूछा जाएगा। बट ऑर्डर से क्वेश्चन आना, ऑर्डर हो गया, रूल्स हो गया, इनसे क्वेश्चन रेयरली पूछा जाता है। तो आप चाहो तो आप इसको एक बार रीडिंग लगा सकते हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बता देना। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको टॉपिक जो है एक्सप्लेन करके चली जाऊंगी। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस, जो इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर्स है उनको। पहला ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC में PYQs में पूछा जा चुका है और अदर स्टेट PCS में भी ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे इसके मेंबर्स हो, चाहे इसकी रिसेंट मीटिंग हुई हो या फिर कुछ भी। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 25th समिट होती है तियानजिन चाइना में। 25th है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। 25th क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, सिल्वर जुबिली। SCO का एस्टैब्लिशमेंट 2001 में हुआ था। इंडिया इज अ मेंबर। इंडिया के साथ साथ एक और देश है जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज पाकिस्तान। ये दोनों ही मेंबर्स हैं यहाँ पे। हेडक्वार्टर इसका आपको बीजिंग चाइना में देखने को मिलेगा। तियानजिन डिक्लेरेशन यहाँ पे साइन होता है। SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी कब तक, 10 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। 10 ईयर्स की SCO डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी को यहाँ पे साइन करा गया है अंटिल 2035। देन
चेयरमैनशिप नेक्स्ट ईयर की किसके पास है? तो किर्गिस्तान के पास है। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किर्गिस्तान के पास नेक्स्ट ईयर की यहाँ पे आपको चेयरमैनशिप देखने को मिल जाती है। अब लाओस को एडमिट कर लिया गया है एज अ पार्टनर कंट्री। लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, आपको ये बात याद रखनी है। मैंने थंबनेल में इसीलिए लिखा था, न्यूज़ है, एमसीक्यू आपको पढ़ाऊंगी मैं, और स्टैटिक भी है। लाओस इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री, आपको ये बात याद रखनी है, पार्टनर कंट्री है। अब एससीओ में 27 कंट्रीज हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स हैं और 17 पार्टनर्स हैं। एससीओ ने ऑब्जर्वर स्टेटस दे दिया है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स को। ये क्या होता है? ये 1991 में स्टैब्लिश होता है। ये ट्रेड और मिलिट्री कॉपरेशन है बिटवीन द फॉर्मर यूएसएसआर स्टेट्स, जो पहले के यूएसएसआर स्टेट्स थे एक्सेप्ट जो बाल्टिक नेशंस हैं उनको हटा करके उनका एक ट्रेड और मिलिट्री कॉपरेशन है। दैट्स इट, इतना ही आपको याद रखना है। भाई सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म को लेकर के कुछ आउटकम्स यहाँ पे निकले हैं, जैसे कि डिप्लोमेटिक सक्सेस इंडिया को लेकर के। पहलगांव अटैक को कंडेम करा गया है, यहाँ पे बहुत ही हीनियस क्राइम था। देन सेटअप करेंगे एक एससीओ एंटी ड्रग सिक्योरिटी थ्रेट सेंटर को यहाँ पे। ग्लोबल गवर्नेंस ट्रेड, भाई चाइना बैक करता है इसको, चाइना का आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। चाइना में ही हेडक्वार्टर है, चाइना में ये मीटिंग हुई है। ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव चाइना इसे बैक कर रहा है, प्रमोट कर रहा है सोवरेन इक्वालिटी एंड मल्टीलेटरलिज्म। ठीक, एससीओ डेवलपमेंट बैंक और क्रेडिट मैकेनिज्म यहाँ पे स्टैब्लिश करा जा रहा है एज अ नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव। मार्केट जो डॉलर होता है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एससीओ डेवलपमेंट बैंक बनाएंगे और क्रेडिट मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करेंगे ताकि नॉन डॉलर ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग यहाँ पे सेटअप कर सकें। फिर आपने सुना होगा चाइना का ब्यूडियो सिस्टम। ये क्या है? एक जीपीएस सिस्टम है, जैसे आप यहाँ पे देखते हो ना, ऐसा जीपीएस ऑल्टरनेटिव। जैसे आप हम लोग बोलते हैं जीपीएस है, गूगल मैप्स क्या है? जीपीएस है, नेविगेशन सिस्टम है चाइना का। इसीलिए यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट नेविगेशन सिस्टम को याद करना। अलग अलग देश के जो भी नेविगेशन सिस्टम है, इंडिया में क्या है? नाविक। ठीक है, इसी तरीके का चाइना में ब्यूडियो सिस्टम। जीपीएस कहाँ का है? जीपीएस अमेरिका का है, जीपीएस सिस्टम यूएसए का है। ठीक है, और भी आउटकम्स आप देखो, जैसे कि सपोर्ट करा गया इंडिया का जो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का इनिशिएटिव है। ठीक है, सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम को प्रपोज करने की बात कही है, इंडिया ने प्रपोज करा है सिविलाइजेशन डायलॉग फोरम, जो कि सॉफ्ट पावर को एनहांस करता है। किसको? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को एनहांस करता है। देन कंक्लूजन क्या है? बूस्ट करेगा सिक्योरिटी, ट्रेड और टेक्टाइल्स। बट आपको पता है ये जो दो बड़े नेशंस है ना, यहाँ पे आप चाहे यूएसए देख लीजिए, आप चाहे चाइना देख लीजिए, ये किसी के ज़्यादा हेल्पफुल होते नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों में हम नहीं पढ़ेंगे, बट इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक, इंडियन प्राइम मिनिस्टर एंड जो चाइनीज प्रेसिडेंट है वो मिले एससीओ के समिट पे। कहाँ हुई? तियानजिन चाइना में, अभी हम पढ़ करके आ रहे हैं। ठीक है, तो 2018 से पहली प्राइम मिनिस्टर की विजिट थी चाइना में। यहाँ पे ये रिन्यू इंडिया चाइना एंगेजमेंट को रिन्यू करने की बात करते हैं। अब कुछ डिस्प्यूटेड एरियाज है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। हमेशा आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है, स्पेशली जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है, उत्तराखंड हो, लद्दाख वाला रीजन हो, आप एलएसी देखते हैं, ये सब क्या है? ये सब डिस्प्यूटेड बाय चाइना है। ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में डिस्प्यूटेड एरियाज हैं। डोकलाम हो, गलवान हो, ठीक है, अनसेटल्ड बॉर्डर है। ये साफ सीधी बात ये है कि इंडिया और चाइना के बीच में एक लंबा अनसेटल्ड बॉर्डर है, डोकलाम और गलवान। ठीक है, ये आपको भूटान साइड, मतलब ट्राई जंक्शन पे है, डोकलाम ट्राई जंक्शन पे है भूटान, इंडिया और चाइना का। ठीक है, डोकलाम जो है वो भूटान, इंडिया और चाइना के ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ठीक, एलएसी आपको पता है ये वाला रीजन है, लद्दाख वाला रीजन यहाँ पे पड़ रहा है। ट्रेड इम्बैलेंस है यहाँ पे, इंडिया ट्रेड डिफिसिट में रहता है चाइना से, क्योंकि हम इंपोर्ट तो ज़्यादा कर लेते हैं, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। आप भी अपने घर में देखेंगे तो मेड इन चाइना आपको काफ़ी प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे, छोटे से बड़ा। अभी दिवाली निकली, अभी लाइट्स जो थी अधिकतर मतलब स्वदेशी डेफिनेटली थी, हमें स्वदेशी की तरफ मूव ऑन करना चाहिए, बट मेड इन चाइना काफ़ी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वाटर पावर, चाइना वाटर पावर को यूज़ कर रहा है, डैम बना रहा है। यारलुंग सांगपो नाम की नदी अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जो बनती है ब्रह्मपुत्र, वो डैम बना रहा है, यहाँ पे डैम बना रहा है। तो हमारे लिए स्कार्सिटी हो जाएगी ना पानी की उस एरिया में। अब कुछ सारी चीज़ों को यहाँ पे रिन्यू करने की बात हो रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट को, डायलॉग मैकेनिज्म। 75 ईयर के टाइज हैं, ऐसा नहीं है कि हमारा रिश्ता बहुत नया है, इंडिया चाइना का रिलेशन बहुत पुराना है, 75 ईयर्स। रिवाइव करना है ड्रैगन एलिफेंट टाइज। एलिफेंट इंडिकेट्स इंडिया एंड ड्रैगन इंडिकेट्स चाइना, तो ड्रैगन एलिफेंट टाइज को हमें अच्छा बनाना है। ठीक है, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखना है। और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स यहाँ पे है, जैसे कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, ये कहाँ पे? ये चाइना में पड़ती है, बट हिंदू लोगों के लिए इंडिया में बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस मानी जाती है कैलाश मानसरोवर यात्रा। ठीक है, फिर आप बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। इंडिया ने रिन्यू करा है अपने एंगेजमेंट, तो ट्रेड को बढ़ाने के लिए। ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे चाइना जो है सप्लाई करता है बहुत अच्छे लेवल पे हमें। देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, आप चाहे WTO देखिए, IMF UN में बहुत इन्फ्लुएंस करता है, काउंटर बैलेंस करता है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। अब ब्रिक्स क्या है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये
ग्रुपिंग है जो काउंटर कर रहा है। काउंटर किसे कर रहा है? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को। किसे? यूएसए को काउंटर करने के लिए, ठीक है। ब्रिक्स बैंक हो जाए, ब्रिक्स एक अपनी नई करेंसी लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। देन इंडिया रशिया चाइना ट्रायंगल, ये एक्सपेंड कर सकता है अपॉर्चुनिटीज, नेविगेट कर सकता है यूएस सैंक्शन, जो भी यूएस सैंक्शन लगाता है, ठीक है। ये अच्छा हमारे लिए रहेगा, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी जो रशिया हमारे साथ में है। कंक्लूजन यही है यहाँ पे कि इनहांस डायलॉग कैसे कैसे, ब्रिक्स के थ्रू, एससीओ, ट्रेड, वाटर मैनेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज और ट्रस्ट को रीबिल्ड करना है। यहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, सेंसिटिविटी और इंटरेस्ट को हमें डेवलप करना है। इंडिया जापान पार्टनरशिप, जितना ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ वो इंपॉर्टेंट है। दैट इज जो क्वेश्चन बनता है एक्चुअली यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में। जापान एक आइलैंड नेशन है जो कि 4 आइलैंड से बना है, होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ा है, इन आइलैंड्स को आपको नॉर्थ टू साउथ और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आपको अरेंज करना है, ठीक है। अरेंज करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी पता है, आप लोग डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि हाँ, हमें होन्शु, होकाइडो, शिकोकू, क्यूशू का एक नॉर्थ टू साउथ और एक लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट आइलैंड आपको ज़रूर पता होने चाहिए। देन इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो वो विजिट करते हैं जापान को, कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन होते हैं स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया और जापान के रिलेशनशिप को। कमिंग ऑन टू द इंडिया जापान जॉइंट विजन फॉर द नेक्स्ट डिकेड, मतलब एक 10 ईयर के लिए हम एक विजन सेट कर रहे हैं जिसमें 8 एरियाज, जिसमें कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, मोबिलिटी, इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, स्टेट परफेक्चर एंगेजमेंट्स, इनको यूज़ करा गया है यहाँ पे, इनको इंक्लूड करा गया है एक्चुअली में। स्टेट परफेक्चर पार्टनरशिप, जैसे कि आंध्र प्रदेश को टोयामा, ये जो आंध्र प्रदेश है ये हमारे यहाँ का, टोयामा आपको जापान में देखने को मिलेगा। तमिलनाडु को ऑन द बेसिस ऑफ आइम, ठीक है। उत्तर प्रदेश को यामायांशी, यूपीपीसीएस देने अगर जाओ अगले साल तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश को ऑन द ग्राउंड्स ऑफ यामायांशी बनाने की कोशिश करी जा रही है। एंड देन गुजरात तो शिजुजा, ठीक है, शिजुका, डोरेमोन वाली शिजुका नहीं, शिजुका, ठीक, स्पेलिंग ऐसी ही है कुछ। देन इकोनॉमिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्ट्रेंथन करना है सप्लाई चेन। सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सेमीकंडक्टर्स प्लस जो क्रिटिकली रेयर मिनरल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है। वो बेस बनाते हैं एक तो। देन स्पेस कॉर्पोरेशन, आपको पता है हमारा लूपेक्स मिशन, ये जापान के साथ ही इंक्लाइंड है यहाँ पे जो भी लूपेक्स मिशन है। देन पिलर्स हैं इंडिया जापान रिलेशन के, क्या क्या पिलर्स हैं, जैसे कि स्टेटस, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन, बायलिटरल एक्सरसाइजेस हम करते हैं, जिमेक्स, धर्म गार्जियन, मिलान, मालाबार, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी करते हैं हम जापान के साथ। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जापान के साथ शेयर करते हैं। जिमेक्स, धर्म गार्जियन, सब एक्सरसाइजेज हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रेड भी हम बहुत अच्छे लेवल पे करते हैं जापान के साथ। देन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, आपने देखा होगा बुलेट ट्रेन वाला जो आइडिया है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम जापान। इंडिया जापान एक्ट ईस्ट फोरम सपोर्ट करता है नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट को। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो है हमारी, जापान की फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन। जापान क्या है? जापान एक आइलैंड नेशन है, ठीक है। रोल ऑफ इंडिया जापान इन ग्लोबल एंड रीजनल ऑर्डर, रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है। स्ट्रेंथन क्या करना है? मल्टीलेटरलिज्म को, मल्टीलेटरलिज्म को हमें स्ट्रेंथन करना है। G4 फॉर यूएनएससी रिफॉर्म्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ठीक है। परमानेंट सीट्स जो है उनको इंक्रीज करना है। इंडिया हमेशा डिमांड करता है, कुछ कंट्रीज हैं जो वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, जो P5 कंट्रीज हैं, ठीक है। अफ्रीका का डेवलपमेंट होना चाहिए डेफिनेटली, अफ्रीकन जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका जो कंट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन यही है, डिस्पाइट न्यूक्लियर टेक रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे, इंडिया जापान पार्टनरशिप जो है की है इंडो पैसिफिक पिलर है। जापान जो है काउंटर करता है चाइना का, कैसे? यूएस अलाई से, ठीक है, यूएस के साथ अलाइन करके। इंडिया मेंटेन करता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, शेयर करता है डेमोक्रेटिक वैल्यूज, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है, हम लोग जापान से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ बोरो करिए। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। आपको अगर पता है तो आप लोग मुझे बताइए कि हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से, कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। तो डेफिनेटली जो भी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं आपको आंसर करके जाऊंगी, ऐसा नहीं है। बट कुछ चीज़ आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आप गूगल करेंगे तो आपको फॉरएवर इन मेमोरी वो चीज़ें बैठ जाएंगी। न्यू स्ट्रैटेजिक EU इंडिया एजेंडा, अब ये क्या है? ये एजेंडा है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ही एजेंडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज एजेंडा 21, ठीक है, जो एक इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं। इसको भी हम लोग एक बार देखेंगे। जॉइंट कम्युनिकेशन है जो कि आउटलाइन कर रहा है न्यू EU इंडिया एजेंडा। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसका एम है इन्हांस करना प्रॉस्पेरिटी को, सिक्योरिटी को, एड्रेस करना ग्लोबल चैलेंजेस को इकट्ठे मिल करके। 5 पिलर्स पे ये बनाया जा रहा, 5 पिलर्स, जिसमें प्रॉस्पेरिटी, सस्टेनेबिलिटी। अब प्रमोट कर क्या करना है हमें? ग्रोथ, जॉब्स, इंडस्ट्री, डीकार्बनाइजेशन, कार्बन का डीकार्बनाइज करना है हमें, ठीक है। हमें इन्वायरमेंट को अच्छा बनाना है।
फाइनलाइज करना है FTA, ठीक है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको। देन आप टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में देखिए, जो टेक्नोलॉजीज वाया इनोवेशन हब्स को हमें सपोर्ट करना है, इमर्जिंग जो है उनको सपोर्ट करना है, डेवलप करना है डिजिटल इन्वायरमेंट। देन सिक्योरिटी डिफेंस, थ्रेट्स होते हैं, टेररिज्म है, ट्रांसनेशनल जो भी क्राइम हो रहा है उसको हमें कम करना है, एड्रेस करना है, एटलीस्ट उसके बारे में बात तो कर रही है। कोऑर्डिनेट करना है इंडियो पैसिफिक, प्रमोट करना है रूल बेस्ड मैरीटाइम ऑर्डर, जो भी मैरीटाइम ऑर्डर है। मैंने बोला आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आप एक दो बार पढ़िए उसको, आपको तभी आइडिया हो जाता है, और स्पेशली जब आप PYQs पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। ये ऐसा टॉपिक है जिससे कुछ बहुत ही रेयर चांस है कि क्वेश्चन बनेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडिया एंड इजराइल। इजराइल जो है बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है बिकॉज ऑफ गाज़ा, पैलेस्टीन और 2 स्टेट थ्योरी हमेशा न्यूज़ में बना रहता है। आप चाहे यहाँ पे देखिए, इजराइल हैज़ बिकम द फर्स्ट OECD कंट्री टू साइन अप बिट विद इंडिया। बिट क्या होता है? बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। इट्स अ बायलेटरल, मतलब 2 कंट्रीज़ के बीच में हुई एक इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो उसने इंडिया के साथ साइन कर ली है। अर्लियर 1996 में साइन करी गई थी, बट इट वॉज टर्मिनेटेड इन द ईयर 2017। ओके, गुड टू गो। इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ इजराइल ने साइन कर ली है, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो है दैट इज़ द लोकेशन ऑफ इजराइल, द एडजॉइनिंग नेशंस, एवरीथिंग अबाउट इजराइल। तो इस तरीके का कुछ इजराइल जो है आप मैप में देखने जाएंगे तो आपको दिखेगा। दिस इज गाजा, दिस इज पैलेस्टीन, वेस्ट बैंक। यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलता है, ऊपर आपको गोलन हाइट्स, सी ऑफ गैलिली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से गल्फ ऑफ अकाबा से इट्स जॉइंड बाय द रेड सी, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मैपिंग हम पढ़ेंगे तो और भी चीज़ें पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाज़ा में आपको राफा क्रॉसिंग, एरिस क्रॉसिंग, ये सारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस एंड न्यूज़ हैं। चलिए बात करते हैं इंडिया और सिंगापुर। 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं इंडिया और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के। प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर हमारे यहाँ पे आए थे इंडिया विजिट करने के लिए। 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आपको याद रखना है 60 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। देन इकोनॉमिक कॉपरेशन भी है, ठीक है, रिव्यू करा गया ट्रेड एग्रीमेंट, सपोर्ट करा गया सेमीकंडक्टर्स को। मैंने आपको पहले भी बताया है सेमीकंडक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बूस्ट करा जाना चाहिए कैपिटल मार्केट्स, स्पेस में कोलैबोरेशन होना चाहिए, ठीक है, स्पेस सेक्टर में कोलैबोरेशन की बात करी गई है इन स्पेस और सिंगापुर के बीच में। डिफेंस सिक्योरिटी पे, क्वांटम कंप्यूटिंग, AI, ऑटोमेशन, जो अनमैन्ड वेसल्स हैं उनको लेकर के, ये सब ना जो और कंट्रीज है ना, जो देखो एक बात मैं आपको बताऊं, जो हमसे बेटर कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड नेशंस हैं, उससे हम कुछ बोरो करते हैं, जो हम जिससे ज़्यादा हम डेवलप्ड है, मतलब हम उनसे ज़्यादा डेवलप्ड है, तो हम उनको कुछ देते हैं। बांग्लादेश के साथ हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ, और जो दूसरे नेशंस है जो डेवलप्ड है इंडिया से ज़्यादा, वो हमारे यहाँ करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसी तरीके से सिंगापुर ने यहाँ पे भी कुछ चीज़ें करी हैं। मैन्युफैक्चरिंग, जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे चेन्नई में। देन सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन हाइड्रोजन, अमोनिया, अर्बन वाटर, सिविल न्यूक्लियर वगैरह को लेकर के। कनेक्टिविटी, ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर, आपको पता है ट्रेड भी अच्छा खासा होता है हमारा सिंगापुर के साथ, हेल्थ केयर को लेकर के। देन पीपल टू पीपल, सोशल, इंडियन डायस्पोरा देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह आपको देखने को मिल जाता है। कमिंग ऑन टू पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। पाकिस्तान और सऊदी के बीच में एक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ पे हुआ है आप देख लो, इम्पैक्ट क्या है? न्यूक्लियर रिस्क बढ़ जाएगा, पावर शिफ्ट हो जाएगी जो बूस्ट कर देगा सऊदी डिफेंस वर्सेस ईरान, हूती रिबेल्स हैं, ठीक है, इजराइल, सिग्नल्स रिड्यूस हो जाएंगे यूएस रोल को लेकर के। इंडिया पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? वैसे ही पाकिस्तान, आपको पता ही है, पाकिस्तान में यूज पैक्ट एज डिटरेंस अगेंस्ट इंडिया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को इंक्रीज करने के लिए यूज कर सकता है ये जो इसका एग्रीमेंट है, ठीक है, ये आप देख लेना, इतना ही इंपॉर्टेंट था। एक चीज और यहाँ पे, अब इंडिया पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी की ये जो डील हुई है, ये जो एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस को लेकर के, बस यहाँ तक। इंडिया और सऊदी के रिलेशंस कैसे हैं? इंडिया इज सऊदी अरेबिया सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर, सऊदी अरेबिया इज इंडिया फिफ्थ। इंडिया जो है सऊदी अरेबिया का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है, और जो सऊदी अरेबिया है वो इंडिया का फिफ्थ है। बायलेटरल ट्रेड जो है 2023 में इट्स अप्रॉक्स 42.98 बिलियन US डॉलर्स, ठीक है। इंडिया का नेट इंपोर्ट की बात करें जाए तो ये प्रीलिम्स में इस तरीके के क्वेश्चन बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि स्टेटमेंट वाइज पूछा जाए। देन एनर्जी के सेक्टर में सऊदी अरेबिया इज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लाई। आपको पता है ये सारा सऊदी वाला रीजन, ये मिडिल ईस्ट वाला रीजन, ये क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलता है। क्रूड ऑयल आपको एक्सपोर्ट करते हैं वो लोग, और हम जैसे नेशंस हैं वो इम्पोर्ट करते हैं वहाँ से। तो क्रूड ऑयल हम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, सप्लायर है इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट।
कमिंग ऑन टू पैलेस्टीन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड बाय मल्टीपल नेशन। टू स्टेट थ्योरी है यहाँ पे, टू स्टेट सोल्यूशन है जो काम करता है। अब मैंने आपको बताया ये इजराइल, ये है पैलेस्टीन, ये है गाजा। ये वाला जो नेशन है ना, मतलब ये एक सेपरेट नेशन की बात करते हैं, तो बहुत सारे नेशंस ने रिकॉग्नाइज कर लिया एज पैलेस्टीन एज अ सेपरेट नेशन। अब इसमें 4 वेस्टर्न नेशंस हैं, यूके, कनाडा, पोर्टुगल और ऑस्ट्रेलिया। joined over 140 UN members in recognizing Palestine। अब आप ये बात सोचो, जब एक नेशन बनता है तो वो बहुत सारी चीज़ों में हेल्पफुल होता है। आप वो ट्रेड कर सकता है, वो बहुत सारी चीज़ें और भी कर सकता है, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस बना सकता है अदर नेशन के साथ। जब उसको एक सेपरेट नेशन का दर्जा ही नहीं मिला है तो कितनी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है उसके लिए। यही चीज़ ताइवान और चाइना के बीच में भी आती है जो इजराइल और पैलेस्टीन के केस में है। इंडिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया था बहुत पहले ही पैलेस्टीन को इन 1988। रिसेंटली इन द फेवर ऑफ द अंगर जो यूएनजीए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, उसके रेजोल्यूशन में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो कि 2 पीसफुल स्टेट थ्योरी सोल्यूशन देता है, बस इतना आपको याद रखना है पैलेस्टीन के केस में। देन मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 में क्राइटेरिया की परमानेंट पॉपुलेशन, डिफाइंड टेरिटरी, दिस इज नॉट यूजफुल फॉर आवर एग्जाम्स। ठीक है, ये चीज एज पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं क्वेश्चन में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, स्पेशली इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। मेंस में शायद आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो, जब मॉन्टेविडियो कन्वेंशन के बारे में क्वेश्चन में आप किसी भी अगर क्वेश्चन आता है पैलेस्टीन, इजराइल पैलेस्टीन को लेकर के, तो देन यू कैन कोट मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। बट एज पर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये मॉन्टेविडियो डिक्लेरेशन। कन्वेंशन है, दैट इज अ कन्वेंशन, इसमें परमानेंट पोल्यूशन, डिफाइंड टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड जो कैपेसिटी है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर के उसके बारे में बात करी गई है। रिकॉग्नाइज कर लिया गया था एज पैलेस्टीन एज अ सेपरेट नेशन। दैट्स गुड टू गो। चलिए बात करते हैं रिकॉग्नाइजेशन बाय यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन ओनली स्टेट एंड गवर्नमेंट्स कैन रिकॉग्नाइज अ स्टेट और द गवर्नमेंट। सिर्फ और सिर्फ जो गवर्नमेंट्स है वही रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी भी स्टेट या फिर गवर्नमेंट को। यूएन बीइंग नीदर स्टेट नॉर अ गवर्नमेंट हैज नो सच अथॉरिटी। ठीक है, यूएन के पास इस तरीके की कोई अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि ना ही तो यूएन एक स्टेट है, ना ही तो वो सरकार है। यूएन कैन ओनली एडमिट न्यू स्टेट्स एज मेंबर्स। यूएन क्या कर सकता है, यूएन सिर्फ और सिर्फ एडमिट कर सकता है अपने मेंबर्स को, दैट्स इट। अब बात करते हैं न्यू इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल एआई गवर्नेंस। आपको पता होगा हर चीज़ में एआई का बोलबाला है। एआई आजकल बहुत सारी चीज़ों में है, बीइंग बेनिफिशियल, और चाहे आप साइबर क्राइम वगैरह को ले लो तो एआई हर चीज़ में है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अनाउंस करे हैं 2 मैकेनिज्म, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए एआई गवर्नेंस को। वो क्या क्या है, पैक्ट फॉर द फ्यूचर एंड ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट। आप इस चीज़ को ना कई जगह कोट कर सकते हो इन योर मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, आप चाहे ऐसे लिख रहे हो तो भी आप कोट कर सकते हो। ठीक है, ये साइंस एंड टेक वाले पेपर में भी आ सकता है, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट एंड पैक्ट फॉर द फ्यूचर। देन कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जिनोसाइड। जिनोसाइड क्या होता है, जिनोसाइड एक किसी भी रेस, एथनिक ट्राइब के लोगों को खत्म कर देने की, मर्डर कर देने की बात होती है, डिस्ट्रॉय करने की बात होती है। यहाँ देखिए आप, डिफाइंस जिनोसाइड, जो जिनोसाइड कन्वेंशन है वो डिफाइन करती है जिनोसाइड को कि एक एक्ट है जिसका इंटेंशन यही है कि वो डिस्ट्रॉय करना चाहता है, या तो पूरी या तो थोड़ा उसका पार्ट, एक नेशनल, एथनिक, रेशियल और रिलीजियस ग्रुप को इन वॉर और पीस, किसी भी चीज़ की वजह से वो डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है, एक एथनिक ट्राइब को, रेशियल या फिर रिलीजियस कोई ग्रुप हो तो। अब यहाँ पे बात करते हैं कन्वेंशन, इस कन्वेंशन के बारे में। तो एक यूएन मैंडेटेड कन्वेंशन है ये। ठीक है, दैट इज वॉज कंडक्टेड इन गाजा अंडर द जिनोसाइड कन्वेंशन। मेंबरशिप इसमें 41 सिग्नेटरीज है, 153 पार्टीज हैं, एंड इंडिया ने इसको 1949 में ही साइन कर लिया था, रैटिफाइड इट बाय 1959 में। ठीक है, ICJ जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये इसके सारे केसेस वगैरह देखता है इन कन्वेंशन के। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ये भी न्यूज़ में था। ठीक है, सितंबर मंथ में ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अपनी मेंबरशिप विड्रू कर ली थी। ठीक है, ये 3 नेशंस आपको याद रखने हैं। प्रीलिम्स में अगर यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ पे एक 4th कंट्री आपको ऑप्शन में दे देगा, एंड इट विल आस्क कि भाई कौन सा नेशन पार्ट नहीं है। तो बुर्किना फासो, माली एंड नाइजीरिया रिसेंटली विड्रू कर लिए हैं इन्होंने। अक्यूजिंग, क्या अक्यूज करा है कि इट्स अ टूल है न्यू कॉलोनियल रिप्रेशन का, कंट्रोल बाय इंपीरियलिस्ट पावर, कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है इसको जो इंपीरियल पावर है वो कंट्रोल कर रही है। ठीक है, वो कंट्रोल कर रही है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हेडक्वार्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो हेग है नेदरलैंड्स में। ठीक है, हेग नेदरलैंड्स में आईसीसी का हेडक्वार्टर है। ये पहला वर्ल्ड परमानेंट है, पहला है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, पहला है। इसको फाउंड कहाँ करा गया था, बाय रोम स्टैट्यू। ठीक है, ओरिजिन इसका कहाँ पे आपको देखने को मिलता है, रोम स्टैट्यू। इतना ही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बस एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मेंबर्स, there are 125 countries are the members and India, Israel, US, Russia, China are not the parties. Important, आपको स्टेटमेंट में दे देगा कि India is a part, India is a party, India is not a party.
आप नेशंस देखिए, बहुत बड़े बड़े नेशंस, इंडिया, इजराइल, यूएस, रशिया एंड चाइना। रशिया, चाइना, यूएस, ये तीन आपको पता है बहुत बड़े नेशंस हैं। यूएस, रशिया, चाइना आर नॉट द पार्टीज ऑफ आईसीसी, ठीक, मेंबरशिप नहीं है, दे आर नॉट द पार्टीज। दैट्स इट। नाउ कमिंग ऑन टू स्कारबरो शोर। ये क्या है? ये छोटा सा अटॉल है, अटॉल आइलैंड वगैरह है, कोरल रीफ्स पे बना हुआ है। कहाँ पे? साउथ चाइना सी में। डिस्प्यूटेड क्यों है? क्योंकि चाइना और फिलीपींस दोनों ही इस पे अपना जो क्लेम है वो क्लेम करते हैं। फिलीपीन ने रिसेंटली क्या हुआ कि कंडेम करा है, चाइना एस्टैब्लिशमेंट कर रहा है वहाँ पे इस वजह से, तो दोनों ही चाइना और फिलीपींस इसमें क्लेम करते हैं कि हमारी टेरिटरी का पार्ट है। लड़ाई दो नेशंस के बीच में किसी भी टेरिटरी को लेकर के होती है, जैसे आप अर्मेनिया, अजरबैजान देख लीजिए, जिसके बीच में नोगार्नो कारबाख वाला जो माउंटेनियस रीजन है वो डिस्प्यूटेड है। अभी यूएस ने उस पर पीस एग्रीमेंट कराया है। तो स्कारबरो शोर में क्या है? यही है, ये आपको साउथ चाइना सी में एक छोटा सा अटॉल आपको देखने को मिलता है यहाँ पे, स्कारबरो शोर। कमिंग ऑन टू बग्राम एयरबेस। ये जो बग्राम एयरबेस है ना, दैट इज सिचुएटेड इन अफगानिस्तान। ये वहाँ का सबसे बड़ा बेस है, ठीक है, लार्जेस्ट एयर बेस है अफगानिस्तान में, जो आपको काबुल के नॉर्थ में देखने को मिलता है। इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। आपको पता है अफगानिस्तान में रिसेंटली 2021 में यूएस ने वापस ले लिया था और यहाँ पे तालिबान का जो है बोलबाला हो गया था। उसके बाद से बात करते हैं इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स की। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स में हम सबसे पहले जो करंट अफेयर देखने जा रहे हैं दैट इज जीएसटी रिफॉर्म। रिसेंट में आपको पता है कि जीएसटी में बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हैं। जीएसटी कुछ चीज़ों पे कम हुआ है, कुछ चीज़ों पे बढ़ा है, ठीक है। 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग होती है जिसमें अप्रूव करा जाता है नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म, मतलब जीएसटी 2.0। जीएसटी काउंसिल का आपको कॉन्स्टिट्यूशन में 279A आर्टिकल 279A आर्टिकल में आपको जीएसटी काउंसिल देखने को मिलती है। जीएसटी वाज एडेड बाय 101 अमेंडमेंट, ठीक है, 101 अमेंडमेंट से जीएसटी को ऐड ऑन कर लिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे टैक्सेस होते थे, उन सारे टैक्सेस को हटा करके जीएसटी ऐड ऑन कर लिया गया था। इसमें भी आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, एक सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी हो गया, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी टैक्स हो गया, ठीक है। अब जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, आपको ये बात याद रखनी है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो डायरेक्टली आपकी इनकम पे लगता है, जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको 101st अमेंडमेंट एक्ट इन द ईयर 2017, यू शुड रिमेंबर दिस, इन द ईयर 2017 इसे इंट्रोड्यूस करा गया था। इसके कॉम्पोनेंट्स है सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी वाला एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये कलेक्ट करा जाता है सेंटर के थ्रू एंड शेयर करा जाता है स्टेट्स में, दैट्स इट। अब ये जो जीएसटी 2.0 है, इसके कुछ की रिफॉर्म्स हैं और रिकमेंडेशंस हैं, जैसे कि नया रेट स्ट्रक्चर, 2 नए स्लैब्स बनाए गए हैं, 5% और 18%, जिन्हें रिप्लेस किसे करा जा रहा है? 12% और 28% को। इतना ही याद रखना है, ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। बट आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन देखिए, जो जीएसटैट है ये हैंडल करेगा अपील्स बाय 2025 सितंबर, ठीक है। ये क्या है जीएसटैट? आप नेक्स्ट देखो, जीएसटैट क्या है? ये टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है, एक तरीके का ट्रिब्यूनल है, ठीक है। अब बेनिफिट्स इसका देखो, कर तो दिया। अब सेक्टोरल रिलीफ भी आप पढ़ सकते हो कि हेल्थ सेक्टर में कितना, की गुड्स में कितना, ट्रांसपोर्ट में कितना। अब आपको भी तो कुछ काम करना है, आपको करना है इसको रीडिंग लगानी है एक बार। बेनिफिट्स क्या है? ये रिसेंट चेंजेस जो करे गए हैं, सोशल प्रोटेक्शन मिलेगा, हेल्थ केयर, एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी में, लो प्राइसेस हो जाएंगी, जो हायर डिमांड से आपको पता है तो प्राइसेस लो होंगी, नहीं तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। रिड्यूस करी जा रही हैं जो कॉस्ट है, ठीक है, कंजम्पशन और सेविंग्स को बढ़ावा देने के लिए। एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा, ईज ऑफ लिविंग सिंप्लीफाई कर जाएगा, ईज ऑफ लिविंग जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, कंप्लायंस है उनको लेकर के। वाइडर टैक्स नेट, ठीक है, इनको एनकरेज करेगा, कंप्लायंस को एक्सपांड करेगा, रेवेन्यू बेस। अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ होगा आवाज में, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती रोड पे निकलते हुए लोगों का। की चैलेंजेस इन द रिसेंट चेंजेस, भाई जो भी चेंजेस हुए हैं उसमें कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं हमें। रेवेन्यू का लॉस हो रहा है, हमें 48,000 करोड़ का शॉर्टफॉल हो रहा है, लॉस हो रहा है इनपुट टैक्स क्रेडिट को। और हाँ यार, अगर चैनल पे नए हो, वीडियो देख रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, चीज़ें लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड कमेंट जरूर करके जाना कि यार वीडियो तुम्हें कैसा लगा। देन कंप्लायंस एंड टेक इशूज, टेक्निकल इशूज तो हैं ही, आपको पता है, ड्यूटी स्ट्रक्चर, एंटी प्रॉफिटरिंग गैप, भाई प्रॉफिट नहीं हो रहा है इतना ज़्यादा, जितना होना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है। कमिंग ऑन टू जीएसटैट और जीएसटैट ई, ठीक है, ये क्या बात कर रहा है? ये जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात कर रहा है और ई कोड्स को स्टैब्लिश करने की बात कर रहा है। ये जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है, ये सेक्शन 109 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट ये बना है। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी है। पर्पस क्या है? इंडिपेंडेंट फोरम है जो जीएसटी रिलेटेड जो भी अपील्स हैं उनको सुनेगा। बेंचेस, एक प्रिंसिपल बेंच आपको न्यू दिल्ली में 31 स्टेट बेंचेस अक्रॉस 45 लोकेशंस आपको देखने को मिल जाती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताती चलूंगी कि ये आपको छोड़ना नहीं है। इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया 2 नैनोमीटर
कि एक चिप को डिज़ाइन करा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 नैनोमीटर चिप इज बीइंग डिजाइन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द पहली बार बेंगलुरु में ये 2 नैनोमीटर की चिप बनाई गई है। ठीक है, अल्ट्रा स्मॉल ट्रांजिस्टर है जो कि प्रोसेसिंग पावर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, एंड द इंडस्ट्री जो है मे हिट, टारगेट है एक तरीके का, मे हिट $1 ट्रिलियन बाय 2030। बहुत सारी चीज़ों का टारगेट है 2030। अगर आपको 2030 सुनते ही दिमाग में कुछ और टारगेट्स याद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हैं। द इंडस्ट्री में हिट $1 ट्रिलियन बाय 2030। कौन कौन डोमिनेट करता है सेमीकंडक्टर्स को? तो ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड द यूएस। ताइवान सिर्फ और सिर्फ 60% ऑफ द सेमीकंडक्टर्स और 90% ऑफ द एडवांस्ड चिप्स को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अलोन ताइवान। तो कितना इंपॉर्टेंट है ताइवान यहाँ पे। आपको ये कुछ नेशंस देख लो जो सेमीकंडक्टर्स में बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि ताइवान, साउथ कोरिया, जापान, चाइना एंड द यूएस। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं पे भी आ जाए, क्या पता यहाँ पे आपको अफ्रीका लिखा हो तो आपको पता नहीं होगा। ठीक है, देन इंडिया एम्स टू बिकम रिलायबल पार्टनर इन डाइवर्सिफाइंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स। भाई इंडिया अच्छा पार्टनर बनना चाहता है, रिलायबल बनना चाहता है यहाँ पे लेकर के। सेमीकंडक्टर यूनिट्स बहुत सारी जगह पे इंडिया में स्टैब्लिश करी जा रही है। आप चाहो तो आप जाकर के साइंस एंड टेक का जो आई दृष्टि का मैगजीन है ना, जो मैंने पढ़ा है, इंग्लिश में है वो आप जाकर के सिर्फ साइंस एंड टेक का एक बार पढ़ लो। 1 से 1.5 घंटे का या आई गेस 30 to 40 मिनट्स का ही वीडियो है, 1 घंटे का अप्रॉक्स होगा। तो आप वो जाकर के चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हो। उसमें आपका जो पुराना करंट अफेयर, जैसे ये भी पुराना है, ठीक है, और भी इससे बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड ऑन करी गई हैं पहले के टाइम पे। ठीक, तो आप वो जाकर के डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, आप आराम से चेकआउट कर लो। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, ठीक है, आपको पता है डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव्स हैं, स्टार्टअप्स वगैरह को प्रमोट करने की बात करी गई है। सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट 2025 में ग्लोबल एक्सपो, जिसकी थीम्स आर इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम पॉइंट से थीम्स आर इंपॉर्टेंट। बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस को होस्टेड बाय आईएसएम। ठीक है, ये आईएसएम ने को होस्ट करा था। देन स्किलिंग टैलेंट, आपको पता है NIELT जो होता है, AILIT जो होता है, स्मार्ट लैब्स को बनाएंगे, 1 लाख इंजीनियर्स को प्रमोट करेंगे। एंड देन C2S एंड फ्यूचर स्किल प्रोग्राम्स, लैब्स वगैरह बनाने की बात करी गई है। चिप ट्रेनिंग देंगे, चिप्स वगैरह किस तरीके से बनाई जाती हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप, इंडिया और यूएस के बीच में पार्टनरशिप हुई है, जो आपको पता है क्रिटिकल टेक और सेमीकंडक्टर्स को लेकर, क्योंकि यूएस भी एक अच्छा खासा यहाँ पे आपको प्रोड्यूसर दिख रहा है सेमीकंडक्टर्स में, डोमिनेट कर रहा है बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह करना चाहिए हमें। चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लिमिटेड कोर है, जियोपॉलिटिकल रिस्क भी आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यूएस कंट्रोल करता है। देन फोकस है मैच्योर फैब्स पे, ठीक, वीक सप्लाई चेन है, इंडिया इतना ज़्यादा रिलायबल इसमें नहीं है, हाई कॉस्ट है, बहुत महंगे हैं ये सारी चीज़ें, और भी बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं आपको, स्लो एग्जीक्यूशन, टैलेंट शॉर्टेज, ठीक है, इकोसिस्टम इस तरीके का फ्रैगमेंटेड दिखता है, टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। देन वे अहेड, हम कर क्या सकते हैं, तो हम बूस्ट कर सकते हैं इंडिजिनसली। आपको पता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर किसी भी चीज़ में करी जाए तो हम उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं। लेवरेज जियोपॉलिटिक्स, भाई जो हब है यूएस जैसे कि हब है, अलायंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हब है, जॉइन अलायंस लाइक यूएस लेड चिप 4, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हैं एडवांस्ड जो नोट्स हैं इसमें लेकर के, वेंचर्स जो टेक ट्रांसफर्स हैं। देन इनहांस कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा बना सकते हैं इंफ्रा को, इंक्रीज कर सकते हैं रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन, भाई अच्छी बात है पर कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं कोलैबोरेशन, ठीक है, आप जब कोलैब करोगे कभी किसी के साथ तो ही आपका लाइक बेनिफिशियल होता है, टीम वर्क अच्छा ही करता है। देन डेवलप्ड स्किल वर्कफोर्स, भाई ये सारी चीज़ों में एक स्किल्ड वर्कफोर्स की नीड होती है, अनस्किल्ड लेबरर्स की हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्ड वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पीएम मित्र स्कीम, ये यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, प्रीवियस ईयर्स में आप 2-4 साल के पेपर देखो तो पीएम मित्र स्कीम के बारे में पूछा गया है। फुल फॉर्म देख लो, वही इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल स्कीम। ठीक है, क्या बात है, टेक्सटाइल पे जो है बात करी गई है, टेक्सटाइल को लेकर के। जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था पीएम मित्र पार्क का, कहाँ पे, रीसेंट में कहाँ पे रखा है, तो धार मध्य प्रदेश में रखा है, धार जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पे रखा है। पुराने आपको देखने को मिलेंगे 7 पीएम मित्र पार्क, वो कहाँ पे, एक बार वो भी देख लो। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश में ग्रीनफील्ड आपको देखने को मिलेगा पीएम मित्र पार्क, फिर मध्य प्रदेश में ग्रीनफील्ड, तेलंगाना में वारंगल में ब्राउन फील्ड, 3 हो गए। फिर ग्रीनफील्ड आप देख लो तमिलनाडु में ग्रीनफील्ड है, कर्नाटका में कालाबुर्गी में ग्रीनफील्ड, देन अमरावती महाराष्ट्र में ब्राउन फील्ड एंड गुजरात नवसारी में भी ग्रीनफील्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे बात जो इसका विजन है ना, जो इसका स्कीम का विजन है, पहली बात तो कब आई थी ये स्कीम, आप देखो 2021 में आई थी। पीएम मित्र वाली जो स्कीम है इट वाज लॉन्च्ड इन 2021-22 वाले बजट में। इसका जो टाइम पीरियड है, इसका क्लॉज भी है 2027 तक, 28 तक, ठीक है, 2027 से लेकर के 28 तक इसका क्लॉज है। कुछ चीज़ों का ना सनसेट क्लॉज भी होता है, मतलब उस टाइम पे वो जाकर के खत्म हो जाएंगे, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो उस चीज़ को एक्सटेंड भी कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो भी लार्ज स्केल टेक्सटाइल हब है उसको विद कंप्लीट वैल्यू चेन इन वन लोकेशन उसको बढ़ाना है, हब्स को जो है एस्टैब्लिश करना है। देन इसका विजन भी है, विजन है इसका 5F, ये आपको याद करना है। 5F विजन इंपॉर्टेंट है, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन।
फार्म में फाइबर बनाओ, फैक्ट्री बनाओ, फैशन को ध्यान में रखते हुए, एंड देन इसको फॉरेन क्यों, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट करना है। पैसा हमारे पास कैसे आएगा, पैसा हमारे पास आएगा एक्सपोर्ट करने से, जो भी हम बना रहे हैं। हमें अट्रैक्ट करना है 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गोल है। क्रिएट करनी है 20 लाख जॉब्स, मोर देन अप्रॉक्स 20 लाख जॉब्स को हमें क्रिएट करना है। स्ट्रक्चर इंप्लीमेंटेशन आप देखिए, डेवलप्ड अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब ये ना 49% सेंटर है एंड स्टेट के पास 51%, जो मैक्सिमम आपको पोर्शन देखने को मिल रहा है दैट इज विद द स्टेट्स। तो ये क्या हुआ, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हुई है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम हुई। दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, क्योंकि कुछ पोर्शन इसका सेंटर के पास है, कुछ पोर्शन आपको स्टेट के पास भी देखने को मिल रहा है। लार्जली इज बेस्ड ऑन द पीपीपी मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दोनों ही इसमें इन्वॉल्व है। एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है आप लोगों को भी। डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट बाई 30% प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है दैट वाज डेवलप्ड। एंड ग्रीन फील्ड का मतलब ये होता है जो मैक्सिमम 500 करोड़, ठीक है, जो मैक्स इसकी लिमिट है दैट इज 500 करोड़, और ब्राउन फील्ड मतलब 200 करोड़ इसकी मैक्सिमम, अप टू आपको 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। वाई पीएम मित्र स्कीम लॉन्च्ड, भाई पीएम मित्र स्कीम को लॉन्च करने का क्या रीजन था, तो फ्रैगमेंटेड वैल्यू चेन्स, बहुत सारी ऐसी फ्रैगमेंटेड थी, छोटे छोटे टुकड़ों में थी, ठीक है, तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो रहा था। अब अगर ओनली 1 और 2 स्टेजेस होंगी, उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, और फ्रैगमेंटेड रहेंगी तो हम इसको अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, इंफ्रा में गैप्स आ रहे थे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही थी। ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, पुरानी तरीके की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, प्रोडक्टिविटी भी नहीं थी, ठीक है। अंडर इन्वेस्टमेंट, जो टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें, दिस स्कीम इज फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी टेक्सटाइल सेक्टर में, ठीक है। पुअर स्केल था, मल्टीप्लायर इफेक्ट था, भाई रॉ मटेरियल लिंकेजेस और जो क्रिएट बोर्ड इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं थी। इंटीग्रेटेड पार्क्स बूस्ट करेगा ये सारी जॉब्स को लेकर के। ओवरव्यू क्या है इंडिया टेक्सटाइल का और अपैरल सेक्टर का, ग्लोबल की मतलब ग्लोबल लेवल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया, जो है सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो एक्सपोर्ट में हम टॉप 3 में भी नहीं आ रहे, टॉप 5 में भी नहीं आ रहे हैं। वी आर द 6th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर अप्रैल के मामले में। कपड़े वगैरह की बात हो रही है, टेक्सटाइल कपड़े से रिलेटेड चीज़ है यहाँ पे। इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन 2.3% ऑफ द जीडीपी यहाँ पे हम देख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट ओवर 45 मिलियन डायरेक्टली एम्प्लॉयड है इस सेक्टर में। सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है आफ्टर एग्रीकल्चर। आपको पता है इंडिया एग्रीकल्चरिस्ट इकोनॉमी है, बट यहाँ पे एग्रीकल्चर के बाद अगर कहीं पे भी लोग जो है ज़्यादा एम्प्लॉयड है दैट इज दिस सेक्टर, टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर, ठीक है। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2022, दिस इज अ पॉलिसी, अगेन पॉलिसी हो, रूल्स हो, ऑर्डर हो, ठीक है, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी कंपेरेबल बात कर रही हूँ, एक्ट हो, बिल हो, उससे कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अगर आप क्रोनोलॉजी में देखोगे तो। इसकी 3rd एनिवर्सरी थी 2025 में, क्योंकि 2022 में ये आए थे। कौन, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी किसके अंदर आया था, कॉम्प्लीमेंट किसका था ये, तो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था। किसका, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान था 2022 में, एनएलपी जब आता है तब, ठीक है। इसका विजन क्या है, इसका विजन, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है दैट इज लीड्स रिपोर्ट, दैट इज लीड्स रिपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है। टेक इनेबल्ड, ठीक है, विजन क्या है, हमें बनाना है टेक इनेबल्ड, इंटीग्रेटेड, कॉस्ट एफिशिएंट, रीसाइलेंट, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम। लॉजिस्टिक्स वाली चीज़ों को हैंडल करना है, ट्रांसपोर्टेशन को देखना है, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करनी है, इसीलिए सारी चीज़ों पे हमें फोकस करना ज़रूरी हो जाता है। देखो, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इंप्रूवमेंट प्रोसेस करना है, सर्विस एफिशिएंसी, ठीक है, हम सर्विस सेक्टर में आ चुके हैं अब। टारगेट्स हैं, कट करना है लॉजिस्टिक कॉस्ट को बाय 2030 के ना बहुत सारे टारगेट्स हैं यहाँ पे। अचीवमेंट, हमने क्या क्या अचीव कर रहे हैं इन 3 सालों में, जब हम 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, 3 सालों में हमने क्या क्या चीज़ें अचीव करी, तो लीड्स इंडेक्स प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, सपोर्ट करता है इंडिया का राइज इन द वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस। देखो, पहली बात, ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स है ये आपको देखना है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वर्ल्ड बैंक का है, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई, आपसे डायरेक्टली मैचिंग में या कैसे भी क्वेश्चन बने, स्टेटमेंट में बने, असर्शन रीजन में बने कि वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक का है, मतलब लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है दैट इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक, ठीक। लीड्स रिपोर्ट, लीड्स 2025 ऐड करता है कॉरिडोर परफॉर्मेंस, जिसमें की जो जर्नी टाइम है, ट्रक की स्पीड है, जितनी जगह रुक रहा है, वेटिंग पीरियड्स है, और जो एपीआई बेस्ड स्पीड एवोल्यूशन है, ठीक है, उसको सबको चेकआउट करेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अप्रॉक्स बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लॉजिस्टिक्स पे डिपेंड है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड है। आपके पास, आप तो अमेजोन से ऑर्डर कर देते हो, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, आप देखते हो ना, ट्रैक करते हो जब ऑर्डर, तो यहाँ आया वहाँ आ गया, सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हम लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कर रहे हैं इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस,
चीपर हमें करना है, नहीं तो महंगा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। फंडिंग लाइक रोड एंड रेलवेज, स्माइल प्रोजेक्ट विद एडीबी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसके साथ, स्टेट एंड सिटी लॉजिस्टिक्स प्लान्स बना रहे हैं हम लोग, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक बना रहे हैं 2.0 जो रियल टाइम कंटेनर ट्रैकिंग है। आप ट्रैक करते हो, आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो, आपने ट्रैक करा, स्विगी से ऑर्डर करते हो, सपोज किसी से भी ऑर्डर करते हो, आपने ट्रैक करा कि यहाँ पे आपका पार्सल आ गया है, तो आप ट्रैक कर सकते हो, तो अच्छा हो सके यहाँ पे। और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि भारतमाला प्रोजेक्ट, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, ठीक है। चैलेंजेस तो होंगे, अगर आप कुछ भी चीज़ करने चाहोगे तो देयर विल बी चैलेंजेस, आप तैयारी करो, देयर विल बी चैलेंजेस, होंगे चैलेंजेस, ठीक है। तो इसमें मॉडल इम्बैलेंस है, रेल रोड को लेकर के, फ्रेट ट्रैफिक को लेकर के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी है, लिटरेसी इतने ज़्यादा लिटरेट लोग नहीं है, अडॉप्ट कर लिए, स्मॉल फर्म्स इतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है कि डिजिटाइज हो सकें। वे फॉरवर्ड, एफिशिएंट मॉडल मिक्स करो, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाओ, लोअर कॉस्ट करो, एफिशिएंसी को बढ़ावा दो, इन्वॉल्व करो कुछ फॉर्मेट्स बनाओ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, हमेशा पीपीपी को ध्यान में रखो, ठीक है, कि अगर कुछ ले सकते हो उनसे बेनिफिट तो समझ लो। देन टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, भाई इंप्रूव करने हमें ऑपरेशंस और डेटा एक्यूरेसी को। देन सरफेसी एक्ट, अब ये जो एक्ट है ना, पहली बात तो ये अनोमलीज है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ना इसके अनोमलीज को हाईलाइट करा है। पहली बात तो इस एक्ट के भी और इसके रूल्स के भी, ठीक। इसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ऐसा खास नहीं है जो पूछा जाए, ठीक है। पहली बात तो लॉज इज अ राइट टू रीपे एंड द कवर, मतलब ये किसी से बात करें ऑक्शन वगैरह से रिलेटेड है, ठीक है। असेट से रिलेटेड है, ये जो एक्ट है ये असेट से रिलेटेड है। वंश ऑक्शन नोटिस इज पब्लिश्ड, कुछ नहीं है, बोरोवर्स कैन रिडीम द असेट अंटिल द ऑक्शन डेट। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको बताऊँ ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो सरफेसी एक्ट है ये नॉन परफॉर्मिंग असेट से रिलेटेड है, ठीक है। जो भी नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हैं उनसे रिलेटेड है सरफेसी एक्ट, ठीक। यहाँ पे लिखा भी होगा कहीं ना कहीं पे, हाँ, एनपीए क्लासिफिकेशन एंड नोटिस। एनपीए क्या है, दीज आर नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ठीक। आपके पास एक काम दे रही हूँ मैं, आपको होमवर्क दे रही हूँ, आपको ये रीड आउट करना है, 3.5 जो आपको रीड करना है। कुछ डाउट आता है तुरंत कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। चलो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंपॉर्टेंट है, आपने पीवाईक्यूज पढ़े होंगे, तो मत्स्य संपदा योजना से प्रीलिम्स हो जाए, मेंस क्वेश्चन बनाए, ठीक है। 5 साल कंप्लीट हो चुके, मतलब 2020 में आई थी, ठीक है, कोविड के टाइम की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैज कंप्लीटेड 5 years ऑफ इट्स लॉन्च। पहली बात तो 2020 में आई थी, एक्सटेंड करा गया है इसे टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025-26। इसका एम क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव था कि जो फिश प्रोडक्शन है, बेसिकली जो ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं हम, ठीक है, ब्लू रिवोल्यूशन की बात करते हैं, उसको प्रमोट करना, फिश की प्रोडक्टिविटी को, क्वांटिटी को, क्वालिटी को सॉरी, टेक्नोलॉजी को, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी मार्केटिंग को, क्योंकि हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, फिश और जो भी प्रोडक्ट्स और भी होते हैं, ठीक है, उनको मराइन प्रोडक्ट जो होते हैं, सी फूड जो होता है उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। देन डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज 2010 में, ठीक है, लॉन्च करा गया था डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा। नोडल एजेंसीज की कौन सी है, तो एनएफडीबी, आपको ये बात याद रखनी है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। दे देगा डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, तो नहीं, नोडल एजेंसी है एनएफटीबी, मतलब नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि इंप्लीमेंट करती है ट्रेनिंग, अवेयरनेस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। दो कंपोनेंट है, सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर में 100% फंडेड और इम्प्लीमेंटेड बाय सेंटर होता है, स्टेट का कोई इंटरफेरेंस उसमें नहीं होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में कुछ परसेंटेज सेंटर और स्टेट जो है शेयर करते हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। की इनिशिएटिव्स देख लो, वुमेन का इंपावरमेंट हमें करना है, क्लाइमेट रिसिलेंस, प्रोडक्टिविटी बूस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट वगैरह को मैनेज करना है, यहाँ पे सपोर्ट करना है ऑर्गेनाइजेशंस को, वैल्यू चेन को। एंड चैलेंजेस, गवर्नेंस को लेकर के लॉज इनकंसिस्टेंट है, नेग्लेक्ट करा जाता है, ग्लोबल ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग में डिस्ट्रप्शंस हैं, डिसीज हो जाती है, कुछ आपको पता है मराइन प्रोडक्ट्स में डिसीजेस हो जाती है, जैसे कि श्रिम्प में ये डिसीज देखने को मिलती है। कमिंग ऑन टू स्टेट फाइनेंसेस 2022-23 रिपोर्ट, पहली बार ये रिपोर्ट इस तरीके की आई है जिसे कैग ने रिलीज करा है। कैग क्या है, आप आर्टिकल 148 में कैग का ऑफिस देखते हो, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने रिलीज करी है, पॉलिटी से इंपॉर्टेंट है, 148 आर्टिकल में आते हैं, ठीक। पहली तरह की ये रिपोर्ट है जो कि 28 स्टेट्स के फिस्कल ट्रेंड्स को एनालाइज करती है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है कि ये कैग ने रिलीज करी है, पहली है, इसमें 28 स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड है या नहीं, तो नहीं, यूनियन टेरिटरीज इंक्लूडेड नहीं है। डेट टू जीएसडीपी रेशियो जो है आपको सबसे ज्यादा पंजाब में देखने को मिलता है, देन इन नागालैंड, देन इन वेस्ट बंगाल, पीएमडब्ल्यू नहीं, पीएनडब्ल्यू। देन फिस्कल डेफिसिट वैसे तो सारे स्टेट्स में, गुजरात में आपको कम देखने को मिल रहा है। कमिंग ऑन टू द एनुअल सर्वेज ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसे रिलीज करा गया है मॉस्पी द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। सर्वेज वैसे तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, पर आपको एक बार देख लेना है कि इसमें किस किस चीज़ों को एड ऑन करा गया है, किस किस चीज़ को कवर करा गया है। दैट इज, पहली बात तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का,
BDN जो सिगार वर्कर्स होते हैं वो एक्ट 1966 का, इलेक्ट्रिसिटी अंडरटेकिंग्स नॉट रजिस्टर्ड विद द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, इनको एक्सक्लूड किसे करा गया, आप ये देखो एक्सक्लूड किसे करा गया है, तो डिफेंस को, ऑयल डिपो को, रेल वर्कशॉप्स को एंड गैस स्टोरेज और भी बहुत सारी चीज़ों को। ये आप एक बार रीड आउट कर लेना, आपके लिए मैं काम छोड़ के जा रही हूँ। इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम 3.0 भाई तीसरा है ये, तो पहला कब आया 2018 में, सेकंड आया 2021 में, एंड जो 3.0 है वो एक्सपांड करता है इसके फ्रेमवर्क को। बहुत सारे नए पैरामीटर्स है जैसे कि सस्टेनेबिलिटी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स कनेक्टिविटी, डिजिटलाइजेशन, स्किल लिंकेजेस एंड टेनेंट फीडबैक। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इंडिया के इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को इन्हांस करना, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देना। ये DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड किसके सपोर्ट के साथ, तो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के सपोर्ट के साथ के बनाए गए हैं। इकोनॉमिक जोन आपको पता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं EEZ, ठीक है। उसके बाद आपको पता है बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, हाई सीज वगैरह आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे दे नहीं रखी। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गिव्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू लार्ज शिप्स, बड़े बड़े शिप्स को जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसने इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया है, ठीक है। लार्ज शिप्स इंक्लूडेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट, एड ऑन कर लिया, इतनी ही, ये आपकी हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है, बस हेडिंग ही आप देख लो एक बार। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया पैकेज ऑफ बूस्ट शिप बिल्डिंग को प्रमोट कर रही है कैबिनेट, अप्रूव कर दिया पैकेज। 4 पिलर्स हैं, ठीक है, 4 पिलर अप्रोच है, जैसे कि स्ट्रेंथन करना है डोमेस्टिक कैपेसिटी को, इंप्रूव करना है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को, प्रमोट करना है ग्रीन फील्ड ब्राउन फील्ड। ग्रीन फील्ड क्या था 500, ब्राउन फील्ड 200, पीछे हम पढ़ करके आए हैं। इन्हांस करना है टेक्निकल स्किल्स और इम्प्लीमेंट करना है लीगल टैक्स और पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाने हैं हमें, ठीक है। मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग फॉर शिप बिल्डिंग, क्लस्टर्स, रिपेयर वगैरह को करने के लिए है मेरिटाइम डेवलपमेंट फंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडवांस्ड ऑथराइजेशन स्कीम। ये स्कीम है जो प्रोवाइड करेगी रिलीफ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को, जो भी टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ठीक है। भारतीय इनिशिएटिव पहले तो इसका फुल फॉर्म पढ़ो, भारत हब फॉर एग्रीटेक रीसेलेंस एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इनेबलमेंट, ठीक है। भारती टू सपोर्ट एग्री फूड स्टार्टअप्स, ये किसको सपोर्ट कर रही है, जो एग्री फूड स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, और जो बूस्ट करना है इंडिया का एग्री फूड एक्सपोर्ट, ठीक है। भारतीय नाम से याद रखना, भारत से कुछ डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड नहीं है, ये एग्री फूड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने से है। प्रमोट किसमें करेगी, इनोवेशन किसमें, GI टैग, ऑर्गेनिक, सुपर फूड, जो प्रोसेस्ड फूड होता है, लाइफ स्टॉक है, और जो आयुष प्रोडक्ट्स हैं, ठीक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया की रैंक आपको याद रखनी 2025 में कितनी है, 38 है। 38 जो रैंक है वो हम किसके साथ शेयर कर रहे हैं, अलॉन्ग विद द वियतनाम के साथ शेयर कर रहे हैं। कौन रिलीज करता है इस रिपोर्ट को, तो वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इसे रिलीज करती है, और लॉन्च इसे कब करा गया था, 2007 में करा गया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ UPSC UPPCS वगैरह पूछ तो रहे इस तरीके के जो क्वेश्चन है, तो आप देख लो, इन द ईयर 2007 इट वाज लॉन्च्ड। कौन टॉप कर रहा है, तो स्विट्जरलैंड टॉप कर रहा है, स्वीडन, USA, साउथ कोरिया और सिंगापुर। स्विट्जरलैंड जो है टॉप कर रहा है। इनोवेशन लैंडस्केप है, आप ये खुद पढ़ लेना एक बार, ये जो चार्ट दे रखा है। वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को रिलीज करती है, रिकॉग्नाइज करती है AI एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, जो रीशेप कर सकता है ग्लोबल वेल्थ को और इनकम को। AI हर चीज़ में है जिस तरह से, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें और भी है, AI किस तरीके से एक्ट कर सकता है कैटलिस्ट की तरह ट्रेड और इंक्लूसिव ग्रोथ में। लोग कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, स्किल प्रीमियम वगैरह आपको मिल जाएगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। वेज आपको नहीं देना पड़ेगा, इतना खर्चा नहीं होगा। नॉलेज डिफ्यूजन, भाई AI के पास जितनी नॉलेज है उतनी शायद हमारे पास नहीं है। न्यू पाथवेज, ठीक है, बहुत सारे नए रास्ते खुल जाएंगे हमारे लिए। OECD इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन रिलीज कर रहा है, तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये इंडिया को फोकास्ट कर रही है, क्या GDP फोकास्ट करी कि 6.7, और इन्फ्लेशन जो है दैट विल बी 2.9, ठीक। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स, अब जो कार्ल्सबर्ग रिज है ये आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलती है। इंडिया ने एक डील साइन करी है ISA के साथ। कंफ्यूज मत हो जाना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, बिल्कुल भी नहीं, ये है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। क्या है ये, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। 15 ईयर की डील साइन हुई है, यहाँ पे सिग्निफिकेंस है ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए रखता है, क्योंकि इंडिया ने एक अच्छी खासी डील साइन करी है कार्ल्सबर्ग रिज को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे आपको लाइसेंस मिल गया है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स को देखने के लिए। पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स होते हैं वो रिच होते हैं कॉपर में, जिंक में, गोल्ड, सिल्वर और ओशन फ्लोर में आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे हॉट मैंटल फ्लूइड मिक्स करता है कोल्ड सी वाटर के साथ। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी में 170 मेंबर्स हैं, ठीक है। 1994 में बना था, अनक्लॉज जब फोर्स में आया था, ठीक।
यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, इंडिया इसका मेंबर है, ये बात याद रखनी है आपको, यहाँ पे मेंशन है इंक्लूडिंग इंडिया। 192 कंट्रीज मेंबर है, इंडिया भी उसमें से एक है। इसका हेडक्वार्टर बर्न में है। कहाँ पे? बर्न में है। ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, बस पोस्टल सेक्टर को देखती है, यूनिवर्सल फ्रेमवर्क बनाती है, दैट्स इट। अब हॉल मार्किंग की बात करें, आप गोल्ड खरीदने जाते हो तो आप हॉल मार्क चेक करते हो, ठीक है। अलाइन विद इट इज अलाइन विद द गोल्ड सिस्टम। रेगुलेट कौन करता है? तो BIS, तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वो इसको रेगुलेट करता है हॉल मार्किंग को, ठीक है। ओपीएम कल्टीवेशन, ओपीएम पॉपी, इसके कल्टीवेशन की बात करी गई है यहाँ पे। तो एनुअल लाइसेंस मिल गया है, यूनियन गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है, ठीक है। जो ओपीएम है, सोर्स क्या होता है ओपीएम का? ओपीएम पॉपी होता है। ये प्रोवाइड करता है अल्कोलॉइड, जैसे कि मॉर्फिन जो पेन रिलीफ होता है, कोडीन जो कफ सिरप्स में यूज होता है, ठीक है। एडिबल और सीड ऑयल में आपको और भी यूजेस देखने को मिलते हैं। इंडिया का स्टेटस क्या है? इंडिया इज द ओनली कंट्री जिसे अलाउ करा गया है, यूएन सिंगल कन्वेंशन ने अलाउ करा है कि वो गम ओपीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। याद रखना है आपको, ओनली कंट्री यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, जो कि गम ओपीएम को प्रोड्यूस कर सकता है। और भी 11 नेशंस हैं, उनको पॉपी प्रोड्यूस कर सकते हैं बट गम नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इंडिया जो है वो गम प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मुझे, आप क्रेसेंट देखते हो, गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्राइंगल देखते हो, इसमें कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? जो मुझे बताएगा उसका आंसर मैं पिन कर दूंगी, और नहीं तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डेफिनेटली जो क्वेश्चंस पूछ रही हूँ वो बता के चले जाऊंगी उसके आंसर। ओपीएम कल्टीवेशन, ओपीएम बाई कल्टीवेशन लाइसेंस मिलता है इसका मध्य प्रदेश, कौन से एरियाज में मिला है? मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। यूपीपीसीएस देने जा रहे हो, एमपीपीसीएस देने जा रहे हो, आरपीएस देने जा रहे हो, इंपॉर्टेंट है कि आपके स्टेट्स को यहाँ पे लाइसेंस मिला हुआ है। चलिए सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो साइबर क्राइम इन इंडिया, इंडिया में साइबर क्राइम की बात करी जा रही है तो पार्लियामेंट्री पैनल है ऑन होम अफेयर्स प्रेजेंट करता है एक रिपोर्ट जिसका नाम है साइबर क्राइम, रामिफिकेशंस, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। अब ये सिक्योरिटी वाला टॉपिक ना आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक रिपोर्ट आई है, बस आप इतना देख लीजिए, जिसमें साइबर क्राइम की बात करी जा रही है। साइबर क्राइम होता क्या है? जो अपना NCRP है, मतलब नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, ये साइबर क्राइम को डिफाइन करता है एक अनलॉफुल एक्ट है जहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज करा जा रहा है आपके क्राइम करने के लिए। मालवेयर हो, रैंसमवेयर हो, फिशिंग हो, वॉइस वगैरह को यूज करना। आजकल तो आप देखिए डिजिटल अरेस्ट, क्रिप्टो जैकिंग का भी यूज करा जा रहा है। रीजंस क्या है? रैपिड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर वगैरह, ट्रांसनेशनल नेचर ऑफ साइबर क्राइम, सिटीजन्स को ट्रैफिक करा जा रहा है अब्रॉड, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नेचर, और साइबर क्राइम को भी ऑर्गेनाइज करा गया है। ज्यूरिसडिक्शनल चैलेंज, भाई अक्रॉस द कंट्रीज आप देखिए जो अलाउ क्रिमिनल्स को अलाउ करते हैं सेफ हेवंस वगैरह बनाने के लिए। इवैल्यूएशन ऑफ क्रिमिनल मेथड्स, भाई VPN आप चेंज करते हो ना, VPN अपना कुछ और ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए जो अलाउड नहीं है, यहाँ पे लॉज में गैप आपको देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव क्या क्या है साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए? तो लीगल, अब IT एक्ट दे 2000, भारतीय न्याय संहिता जो अभी आया है BNS, क्राइम्स एंड स्पेशल लोकल लॉज भी हैं। कुछ एजेंसीज है जैसे कि आप देखो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन सेंटर, साइबर क्राइम ब्रांच भी आप देखते हो मिलती है आपको पुलिस स्टेशन वगैरह में आप चाहिएगा। सहयोग पोर्टल जो कि कनेक्ट करता है गवर्नमेंट को, इंटरमीडियरीज को जो कंटेंट टेक डाउन होते हैं, ठीक। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह भी चलाई जाती है कि आप देखते हो RBI कहता है कि सतर्क रहें, ठीक है, इस तरीके की कैंपेन्स हैं। वे फॉरवर्ड क्या है? भाई CBI को एम्पावर करो, लीगल रिफॉर्म्स लेकर के आओ, अपडेट करो IT एक्ट को, अकाउंटेबल करो किसी चीज़ को, कोऑपरेट करो इनके साथ, टेक को अपडेट करो, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाओ, डेटा को प्रोटेक्ट करके रखो। आजकल तो डेटा को प्रोटेक्ट करने का बहुत ज़्यादा नीड है, एंड कैसे करा जाए ये तो आप कुछ भी कर लो। आप फोटो डिलीट करते हो, कंसिडरिंग आप फोटो डिलीट कर रहे हो मोबाइल से, और फोटो डिलीट कर रहे हो, रिसेंटली डिलीटेड से भी डिलीट कर रहे हो, कहाँ जा रही है वो फोटो? उसको भी बैकअप करा जा सकता है। डेटा आपका सेफ ऐसे नहीं है, ठीक है। और भी बहुत सारी आप पिन वगैरह है आपके जो भी और भी चीज़ें हैं। ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, देखते हो ना आप, ईडी बैठ गई है, ईडी ले गई है, ठीक है। तो ईडी क्या है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। PMLA, कन्विक्शन रेट आपको बताऊं जिसको रिपोर्ट करा गया 94% अंडर द PMLA एक्ट। जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग करी जाती है आप देखते हैं, ठीक है, तो वो ईडी वगैरह केसेस, इस तरीके के जो PMLA रिलेटेड केसेस होते हैं वो ईडी देखती है। कब आया ये? 1956 में आया। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको एडमिनिस्टर करती है। ईडी के हेड कौन होता है? डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब व्हाट इज मनी लॉन्ड्रिंग, होता क्या है ये? तो आसान भाषा में समझो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप ड्रग्स बेच रहे हो, तो आपके पास कंसिडर ब्लैक मनी है बहुत सारा, तो ब्लैक मनी को वाइट करने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। आप चाहे किस भी मेथड से करो, आप बैंक में जमा करके करो, कुछ NGO में दिखा दो, कोई भी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड मनी लॉन्ड्रिंग। अब बहुत सारे चैलेंजेस भी आप यहाँ पे जो ईडी है वो फेस करती है, ऑपरेशनल चैलेंजेस हो, ज्यूरिसडिक्शन को लेकर के हो, स्ट्रक्चरल हो, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज वगैरह, क्रिप्टो फ्रॉड को लेकर के हो। अब कुछ केसेस है जो रिलेटेड हैं, अभिषेक बैनर्जी वर्सेस ईडी, पंकज बंसल और मनीष सिसोदिया। इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतने ज़्यादा। बात करते हैं इंडियन ओशन नेवल सिनॉप्सिज्म की।
ये एक इमर्जिंग लीडर्स का पैनल डिस्कशन हुआ अंडर दिस, ठीक है। इसको लॉन्च कब करा गया था? 2008 में करा गया था। ये मेरीटाइम कोऑपरेशन है जो भी इंडियन ओशन के लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब जो भी इंडियन ओशन से बॉर्डर शेयर करते हैं। यहाँ पे आपको 25 मेंबर्स और 9 ऑब्जर्वर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, कंट्रीज मतलब। ओपन है स्टेट्स बॉर्डरिंग जो भी इंडियन ओशन के हैं और जो नेवल मेरीटाइम फोर्सेस हैं उनके लिए, ठीक। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो एवरी 2 ईयर्स रोटेट करती है। इंडिया जो है 2025 से लेकर 2027 तक की चेयर है, इंडिया के पास चेयरमैनशिप है, ठीक। फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे लगा रहे हैं? इंडिया का है। इंडिया का पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, डिफेंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट करा है। कहाँ पे? मोरक्को में। कहाँ पे? मोरक्को में, ठीक। मोरक्को में अंडर द WHAP। ये क्या है? व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। व्हील्ड आर्मर प्लेटफॉर्म है, पहला व्हील्ड एम्फीबियस इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल यहाँ पे बनाया जाएगा, इतना आपको देखना है। एंड्रॉथ, ये इंडियन नेवी ने रिसीव कर लिया है इंडिजिनियसली, खुद से बनाया हुआ हमारा एंटी सबमराइन वॉरफेयर शिप जिसका नाम है एंड्रोथ, ठीक है। ये सेकंड है, पहला कौन सा है? तो ये सेकंड है, आपको याद रखना है। पहला है अरनाला, तो ये अरनाला क्लास की हो गई। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब शैलो वाटर क्राफ्ट से गहरे पानी में जा सकते हैं, ठीक। कमिंग ऑन टू द एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिटर्स, ये किसने? एक्सटेंडेड रेंज अटैक म्यूनिटर्स जो है ये यूएस ने दिए हैं, किसको? यूक्रेन को, ठीक है। यूक्रेन को दिया, आपको पता है यूएस जो है यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है रशिया के अगेंस्ट, इतना आपको पता है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन, ये है क्या? ERAMS है क्या? ये एक नेक्स्ट जनरेशन एयर लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल है। दिस इज अ मिसाइल जो कि यूएस ने यूक्रेन को सपोर्ट करी है। पीस पैक्ट हुआ है कुकीजो ग्रुप्स के बीच में। ये कहाँ के हैं? ये मणिपुर के हैं, ठीक है। मणिपुर गवर्नमेंट ने इनके बीच में एक पीस एग्रीमेंट करा दिया है कुकीजो जोमी और हमरस के बीच में। बड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है यहाँ पे, आप देखिए मणिपुर वाले रीजन में कुकी ट्राइब वगैरह को लेकर के। और भी पीस अकॉर्ड हुए हैं जैसे कि NLFT एग्रीमेंट 2019, बोडो अकॉर्ड, कार्बी अकॉर्ड 2021 में। एक्सरसाइजेज न्यूज, कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो कि न्यूज में है। ब्राइट स्टार, ये बायलेटरल है, 2 कंट्रीज के बीच में होती है, यूएस एंड इजिप्ट के बीच में। कहाँ पे? यूएस एंड इजिप्ट के बीच में। मैत्री इज बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड, इंडिया और थाईलैंड के बीच में होती है। एक्साइज जापाट, ये रशिया और बेलारूस के बीच में होती है। किसके बीच में? रशिया एंड बेलारूस के बीच में, एवरी 4 ईयर्स। युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएस के बीच में। ये एक्सरसाइजेस हैं जो आपने आई दृष्टि मैगजीन में मैंने अलग से पढ़ाई थी 10 मिनट के 9 मिनट के वीडियो में, और उससे यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आया था। पैसिफिक रीच, ये एक बाइनियल है, मल्टीलेटरल सबमरीन रेस्क्यू एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज सियोम प्रहार, ठीक है, ये इंडियन आर्मी ने कंडक्ट कराया था ड्रोन इंटीग्रेशन को देखने के लिए। एक्सरसाइज युद्ध कौशल, ये भी इंडियन आर्मी का ही है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये अगेंस्ट नक्सलिज्म था, जो भी नक्सल प्रोन एरिया है ना, ये छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पे कराया गया था। बिगेस्ट एंटी नक्सल ऑपरेशन था। और भी हैं जैसे कि मिशन संकल्प, ये आपको ये भी इसी रीजन में कराया गया था, ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ये वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा वाले रीजन में कराया जाए पहले। अब एक काम करते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बच रहा है, सोशल इशूज, एथिक्स की 1-2 केस स्टडीज और प्रैक्टिस जो MCQ हमें करने हैं वो बच रहे हैं। 1 घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, वील टेक 30 मिनट्स मोर। और ये जो 30 मिनट का वीडियो है ना, ये मैं आपके लिए कल अपलोड कर दूंगी, ठीक है। आज आप ये 1 घंटे की जो क्लास है इसको देखिए, नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लीजिए, ठीक है। ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि आप नोट्स मत बनाइए, सिर्फ सुनिए, नहीं। शॉर्ट नोट्स आप अपने खुद से जरूर बनाइए, वही काम आते हैं आपके प्रीलिम्स से पहले। अब इन्वायरमेंट जो है ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बट इसके बाद जो सोशल इश्यूज और एथिक्स वाला चैप्टर है इसमें बुक में, वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीलिम्स में उससे क्वेश्चन बहुत ही कम बनते हैं। MCQ आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना, कमेंट और फीडबैक डेफिनेटली बता करके जाना। इफ यू वांट दिस PDF और एनी काइंड ऑफ थिंग्स, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इन्वायरमेंट, सोशल इश्यूज और एथिक्स की कुछ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे। MCQ भी हम इसी में पढ़ेंगे। मैं चाहती तो 1 घंटे का बन गया था वीडियो, 1.5 घंटा 2 घंटे का एक्सटेंड कर सकती थी, बट 30 to 40 मिनट्स का एक और लेक्चर आएगा कल, आप उसको भी देख लेना। सितंबर के करंट अफेयर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे तो पूरी मैगजीन कंप्लीट करने के लिए हमें 1.5 आवर ही लगेंगे, 1.5 घंटा लगेगा, हमारी पूरी मैगजीन खत्म हो जाएगी। आज क्योंकि पहला लेक्चर था, इसीलिए मैं आपसे फीडबैक चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दी जाए, अगले मतलब इसके बाद जब हम अगस्त पढ़ेंगे, जुलाई, जून, पूरे में जनवरी तक कंप्लीट करना है, और फिर अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर सबका हमें पढ़ते चले जाना है, वो तो चलता रहेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाए, नहीं तो मैक्सिमम 2 वीडियोस, बस ये मैगजीन खत्म, कोई भी मैगजीन खत्म, मैक्सिमम 2 वीडियो में। मंथली मैगजीन है, नहीं तो 1.5 घंटे का वीडियो रहेगा, ठीक है। आप लोग मुझे बताइए क्या सजेशन है आपका। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।